अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम का आगाज़ हम करने जा रहे हैं मुल्क व कौम के लिए एक अच्छी खबर से। और अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान और चीन के माबैन पेट्रोलियम मसनूआत में $1.5 अरब की सरमायाकारी का एक जो मुआहदा है वो उस पर साइन हो चुके हैं। यूनाइटेड एनर्जी ग्रुप है और पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड के दरमियान ये मुफाहमती याददाश्त जो है इस पर बीजिंग में दस्तखत हुए हैं। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरां वफाकी वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली भी इस तकरीब में मौजूद थे। रिफाइनरी से हासिल होने वाला पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल महंगे दरामदी ईंधन का मुतबादिल होंगे। नाज़रीन, निगरां वज़ीर आज़म ने बेल्ट एंड रोड फोरम से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान को ट्रेड, ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट का मरकज़ बनाया जा रहा है और इससे खित्ते के दीगर ममालिक को भी बेहतर रसाई और बेहतर मौक़े जो हैं वो मुयस्सर आएंगे। गवादर की बंदरगाह फ़ाल हो चुकी है और गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी जल्द फ़ाल हो जाएगा और इससे ये इलाका तिजारत का मरकज़ बन जाएगा। चीनी सदर ने यहाँ खिताब किया और खिताब में उनका कहना था कि आज चीन 140 ममालिक और इलाकों के लिए अहम तिजारती शराकतदार बन चुका है। फोरम के तहत तरक्की पजीर मुल्कों के लिए नई इक्तसादी राहदारियों का क़याम तरजीह होगी। नाज़रीन, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि रूस चीन के साथ मिलकर तरक्की के लिए काम करता रहेगा। अच्छा नाज़रीन, अब ये जो आलमी फोरम है इस पर पाकिस्तान को मज़ीद कौन सी कामयाबियाँ मिली हैं और चीन मज़ीद कितने ममालिक को इस नेटवर्क में जोड़ने जा रहा है, शामिल करने जा रहा है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे उनसे, लेकिन उससे पहले ये जो खबर मैंने आपसे शेयर की है पाकिस्तान और चीन के माबैन पेट्रोलियम मसनूआत को लेकर जो बड़ा मुआहदा हुआ है, पेट्रोलियम की सनत में जो सरमायाकारी एग्रीमेंट पर साइन हुआ है, उस हवाले से आपको एक रिपोर्ट दिखा देता है। चीन में तीसरे बेल्ट एंड रोड फोरम बराए बैनुल अक़वामी ताउन का इफ्तिताह हो गया। पायदार अमन, आलमगीर सलामती, मुश्तरका खुशहाली और महफूज माहौल बेल्ट एंड रोड इक़दाम के बुनियादी मकासद हैं। BRF के इफ्तिताई इजलास से खिताब करते हुए सदर शी जिनपिंग ने कहा कि चीन ब्लॉक पॉलिटिक्स पर यकीन नहीं रखता, हमें दोस्त बनकर एक दूसरे की हिमायत करनी है। चीन 140 ममालिक और इलाकों के लिए अहम तिजारती शराकतदार बन चुका है और 10 साल की मेहनत के बाद उसके अच्छे समरात मिलना शुरू हो गई हैं। फोरम के तहत तरक्की पजीर मुल्कों के लिए नए इक्तिसादी राहदारियों का क्याम तरजीह होगी। CPEC के जरिए खित्ते के ममालिक के बाहमी राब्तों को फिरोग हासिल हुआ। सिल्क रोड का बुनियादी मकसद अमन और ताउन को फिरोग देना है। इस फोरम पर पाकिस्तान को भी बड़ी कामयाबी मिली है कि पाकिस्तान और चीनी कंपनी में पेट्रोलियम सनत में $1.5 अरब की सरमायाकारी की मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए हैं। यूनाइटेड एनर्जी ग्रुप और पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर बीजिंग में दस्तखत हुए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरान वफाकी वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली भी तकरीब में मौजूद थे। रिफाइनरी से हासिल होने वाला पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल महंगे दरामदी ईंधन का मुतबादिल होंगे। पेट्रोल की कुल पैदावारी इस्तेदाद 2.5 लाख मेट्रिक टन से बढ़कर 16 लाख मेट्रिक टन तक हो जाएगी। रिफाइनरी में हाई स्पीड डीजल की पैदावार 6 लाख मेट्रिक टन से बढ़कर 20 लाख मेट्रिक टन हो जाएगी। इससे कबल निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और चीन की वज़ीर आज़म ली कीचांग के दरमियान होने वाली अहम मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का इरादा करते हुए सियासी, इक्तिसादी, तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी, सकाफती और अवामी रवाबित को वसअत देने पर इत्तेफाक किया है। वज़ीर आज़म ने चीनी क़यादत को फोरम के शानदार इनेकाद पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि ये मनसूबा मवासलाती रवाबित और मुश्तरका खुशहाली की बदौलत पूरी दुनिया के लिए कलीदी अहमियत रखता है। CPEC अपनी तामीर के नए दौर में दाखिल हो चुका है। पाकिस्तान के खुसूसी इक्तिसादी जोन्स में चीनी कंपनियों की सरमायाकारी से पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा और सनती इस्तेदाद बढ़ेगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बेल्ट एंड रोड फोरम से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान BRI की चीनी विजन के तहत राब्तों के फिरोग के लिए चीन और दीगर इलाकाई शराकतदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए पुराज़्म है। CPEC बेल्ट एंड रोड इक़दाम का फ्लैगशिप मंसूबा है जिसके तहत अब तक पाकिस्तान में 50 मंसूबे मुकम्मल हो चुके हैं। Pakistan takes immense pride in being China's partner in this quest for inclusive and sustainable development. We are amongst the first supporters of BRI by launching its flagship project of China-Pakistan Economic Corridor in 2013. CPEC was operationalized during the historic visit of President Xi to Islamabad in 2015.
निगरान वज़ीर आज़म मनवारुल हक काकड़ की फोरम की साइड लाइन्स पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जुमारत और श्रीलंका के सदर रानिल विक्रम समेत दीगर रहनुमाओं से अलग अलग मुलाकातें हुई, जिनमें दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत की फ़रोग़ समेत दीगर उमूर पर बातचीत की गई। दूसरी जानिब रूसी सदर पुतिन का कहना था कि रूस चीन के साथ मिलकर पायदार तरक्की के लिए काम करता रहेगा। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी। इसी रिपोर्ट पे, इसी अहम पेशरफ्त पर, इस बड़ी खबर पर हम बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, चाइना ही में मौजूद हैं, मोहम्मद ज़मीर असदी, माहिर हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के और बहुत ग्रिप रखते हैं जब चाइना और पाकिस्तान के मामलात की ताल्लुकात की बात होती है। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़मीर। जी वालेकुम अस्सलाम। ज़मीर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आपकी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़, मुख्तलिफ जो फोरम्स हैं, जो मुख्तलिफ इजलास हो रहे हैं, उनमें शिरकत तो हम देख ही रहे हैं। आप PTV के लिए वक्त भी काफ़ी निकाल रहे हैं, काफ़ी तज्ज़िये आपके हम तक पहुँचे। हमने सोचा कि आज आपको अपने प्रोग्राम में भी मदऊ करें, इस प्रोग्राम के ज़रिए भी आपकी मुलाकात जो है अपने नाज़रीन से कराएं। और आज खबर चूँकि बहुत बड़ी थी तो हमने ज़रूरी समझा कि इसी से प्रोग्राम का आगाज़ करें। क्या बताएंगे आप, ये जो पेट्रोलियम की सनत में $1.5 अरब की सरमायाकारी होने जा रही है चाइना की जानिब से, क्या इससे हमारी जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है इस पर मुस्बत असरात आएंगे? यकीनन ये बहुत बड़ी खबर है और बड़ी मुस्बत खबर है। जी बहुत शुक्रिया जी, आपने इस मौजू पर गुफ्तगू करने का मौका दिया। सबसे पहले तो मैं आपको बताते चलूं कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म मनवारुल हक काकड़ साहब जो हैं यहाँ पर उनकी बहुत ज़्यादा मसरूफियात हैं। चीनी क़यादत से लेकर चीनी कंपनियां जो पाकिस्तान में अब पहले से ही अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रही हैं CPEC के तहत, उनके साथ उनकी मुलाकातें बड़ी जो है वो नतीजा खेज रही हैं। और जैसे आपने ये बताया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के हवाले से जो सरमायाकारी पाकिस्तान में उसकी अनाउंसमेंट की गई है, तो यकीनन ये इस वक्त बड़ी ज़रूरत है पाकिस्तान में, इसकी अशद ज़रूरत है, क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान में जो पेट्रोलियम मसनूआत के हवाले से कीमतों का खास तौर पर जो मामला रहता है वो बड़ा एक पेनफुल होता है बाज़-औक़ात लोगों के लिए मैनेज करना। तो यकीनन अब चीन ने मुख्तलिफ सेक्टर्स में हमेशा से गुज़िश्ता 10 साल में अगर देखें, खास तौर पर CPEC के लॉन्च होने के बाद से मुख्तलिफ सेक्टर्स में ऐसी सरमायाकारी की है कि इन सेक्टर्स को बिल्कुल सिरे से रिफॉर्म कर दिया है और ट्रांसफॉर्म किया है। खास तौर पर आप देख सकते हैं कि हमारे जो एनर्जी का जो सेक्टर है, जो पावर प्रोजेक्ट्स डेवलप किए, खासतौर पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं और जो कोल पावर प्रोजेक्ट्स हैं, और इसके अलावा सोलर पैनल्स पे काम हो रहा है, विंड पावर पे काम हो रहा है। तो अब यकीनन इसके बाद अब ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के हवाले से जो सरमायाकारी की बात की जा रही है, ये यकीनन हमारे एनर्जी सेक्टर के लिए खास तौर पर बड़ी मददगार रहेगी, क्योंकि इससे यकीनन हमें अपनी जो बिजली की कीमतें हैं उसको भी कम करने में मदद मिलेगी, और दीगर जो मसनूआत हैं, जो ज़रूरियात हैं, उसको भी यकीनन, क्योंकि इस पर सारा दारोमदार होता है, मूवमेंट होती है, लॉजिस्टिक्स होती है, तो उसको भी कम करने में, उसको कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, जिनके हवाले से हम ऑफ एयर बात कर रहे थे कि बड़े एक्टिव दिखाई देते हैं, Humanitarian law, especially the Geneva Conventions, must be strictly observed. Pakistan strongly and unequivocally condemns Israel's cowardly and criminal attack on the Al-Ahli hospital yesterday, killing hundreds, mostly sick and wounded Palestinian children, women and men. This willful atrocity, an attack on a hospital which enjoys explicit protection under international law, is clearly a war crime and a crime against humanity. Those responsible for this crime must be held accountable through a full international inquiry and accountability process, and on this incident and other crimes which have been committed in this country. Mr. President, Pakistan supports an immediate ceasefire. We regret that the Security Council was unable to issue a call for a ceasefire due to the opposition and insufficient support for the Russian resolution the day before and for the Russian amendments for a ceasefire this morning. Although the Brazilian resolution needed considerable improvement in our view, we were surprised at the Council's inability to adopt this resolution due to a veto cast by a permanent member. A heavy responsibility rests on those who have contributed to the prolongation of the consistent bombing
of Gazan citizens that is taking place as we speak. Mr. President, consistent with decisions taken last year regarding the use of the veto, we expect that the General Assembly will address this conflict. Despite the paralysis in the Security Council today, we hope that the General Assembly and the UN Secretary General and UN agencies will be able to halt the conflict, secure the opening of humanitarian corridors to ensure food, water and medicines, fuel and other essential supplies to the Palestinians in Gaza, and prevent the displacement of the Palestinian population of Gaza. The OIC Executive Committee of Foreign Ministers met today and has proposed, among other things, the dispatch of an international protection force to protect innocent lives from the ongoing attacks by the occupation forces and extremist colonialist settlers. The UN should give urgent consideration to this proposal. Mr. President, let us not forget that the root cause of this latest violence is the prolonged and illegal occupation of Palestine and the usurpation of the lands and properties of Palestinians and the accompanying oppression and massive violations of human rights committed with impunity by Israel. The illegality of Israel's occupation has been reaffirmed by the advisory opinion of the ICJ. Any attempt to create a false equivalence between Israel, the aggressor, and the Palestinians, the victims, is untenable legally, morally, and politically. Let us also recall that the struggle of peoples under foreign and alien occupation for self-determination and national liberation is legitimate under international law, and they have the right to use all possible means in this struggle to achieve freedom. It is the suppression of this struggle for freedom which is illegal. Under the UN Charter, states have the right of self-defense against attacks on their sovereignty and territorial integrity. Yet, a state which is in forcible occupation of a foreign territory cannot invoke the right of self-defense against those whose territory it has illegally occupied. Mr. President, the final solution to the protracted conflict that has claimed so many lives and continues to jeopardize the stability of the entire region lies in the creation of a secure, viable, contiguous, and sovereign state of Palestine on the basis of the pre-June 1967 borders with Al-Quds al-Sharif as its capital. Thank you, sir. I thank the अक़वाम मुत्तहदा सिक्योरिटी कौंसिल का मशरक़ी वस्ती की सूरत हाल पर इजलास। अक़वाम मुत्तहदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम खिताब कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इसराइल के फ़लस्तीनी अस्पताल पर हमले की मज़म्मत करता है। और PTV न्यूज़ से फ़िल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए PTV न्यूज़। मरकज़ बनाएंगे। मज़ीद क्या कुछ उन्होंने यहाँ पर अहम गुफ्तगू की है, किस तरह से उनके इस खिताब को, इस अहम खिताब को चाइना के हलकों में और ख़ास तौर पर सहाफ़ती हलकों के अंदर देखा जा रहा है? सबसे पहले तो मैं आपको बताते चलूं कि निगरान वज़ीर आज़म जब यहाँ पहुंचे हैं बीजिंग में, तो उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल चीनी क़यादत की तरफ से किया गया है। बड़ा उनका ज़बरदस्त वेलकम किया गया है और उसकी वजह ये है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जब 2013 में लॉन्च किया गया तो सी पैक को एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया गया। आज 10 साल के बाद सी पैक के तहत कामयाबियां हासिल की गई हैं, वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के किसी भी प्रोजेक्ट से बहुत ज्यादा हैं। खासतौर पर अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो चीन की जानिब से $30 अरब से जायद की सरमायाकारी की गई और जिसके तहत हमें 2 लाख से जायद बराह रास्त रोजगार के मौके मिले। पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन में मदद मिली, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स में जो है वो बने, गवादर पोर्ट बनी, गवादर एयरपोर्ट बन रहा है। तो इन कामयाबियों के साथ जब वजीर आजम पहले डैकेट के बाद यहाँ पहुंचे हैं एनिवर्सरी में शिरकत करने के लिए, तो चीनी मीडिया की तरफ से, जैसे आपने जिक्र किया, चीनी मीडिया की तरफ से खुसूसी तौर पर मज़ामीन शाया की गए सी की कामयाबी के हवाले से और पाकिस्तान की क़यादत को इस हवाले से बहुत ज़्यादा सराहा गया।
اور اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل میڈیا کے جو لوگ ہیں اور خاص طور پر چائنا ڈیلی کا میں ذکر کرنا چاہوں گا. چائنا ڈیلی نے ایک خصوصی انٹرویو بھی جو ہے نگراں وزیر اعظم کا پبلش کیا ہے, جس میں پاکستان اور چین کے مابین جو باہمی تعلقات کا جو پوٹینشیل ہے, خاص طور پر جو سی پیک کا پوٹینشیل ہے, اس کو مزید ایکسپلور کرنے کی, اس کو مزید گہرا کرنے کی بات کی گئی ہے. اور اس کے علاوہ چین جو مزید ایکسپلور نگراں کرنے کی وزیر آپ اعظم ہیں بات کر رہے ہیں, تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جو فورم ہے یہ ضمیر ہوا ہی اس لیے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ اور ممالک کو شامل کیا جائے. چین کے صدر شی جن پنگ نے BC فورم سے آج خطاب کیا ہے. ان کا کیا کہنا تھا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کو لے کر؟ کیا چیدہ اہم باتیں آپ بتا سکتے ہیں جو انہوں نے کی ہوں؟ اگر پاکستان کا انہوں نے کہیں پر اس بارے میں ذکر کیا وہ بھی بتائیے گا. اور دوسرا یہ کہ کیا ان کی گفتگو سے آپ کو لگا کہ کتنے اور ممالک ہیں جن کو اس میں وہ شامل کرنے جا رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں؟ کچھ ممالک کے نام اگر آپ کو معلوم پڑ سکے ہوں. کتنی وسعت مزید اس منصوبے کو دی جائے گی, کتنی توسیع دی جائے گی اس کو؟ جی, سب سے پہلے تو چینی صدر شی جن پنگ کی جو تقریر تھی وہ کی نوٹ سپیچ, اور اس کو یہاں بڑی پذیرائی حاصل ہو رہی ہے. انٹرنیشنل میڈیا میں بڑی زبردست قسم کی سٹوریز اس حوالے سے آ رہی ہیں. انہوں نے اپنی تقریر میں بڑے پریسائزلی یہ بیان کیا ہے کہ پہلی دہائی میں جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے, انہوں نے مختلف ممالک میں کس طریقے سے انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹ میں, پورٹس کی ڈیولپمنٹ میں, ریلوے کی ڈیولپمنٹ میں, برجز کی ڈیولپمنٹ میں, ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز جو ہیں اس کی ڈیولپمنٹ میں اپنا رول پلے کیا ہے. اور انہوں نے خاص طور پر اس چیز کا ذکر کیا کہ کچھ ممالک کی جانب سے وقتاً فوقتاً ریجنل اور انٹرنیشنل جو انوائرمنٹ ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے پچھلی ایک دہائی میں جب سے بیلٹ اینڈ روڈ جو ہے وہ لانچ ہوا ہے. لیکن ان تمام چیلنجز پر نہ صرف چین نے بلکہ چین کے ساتھ اس انیشیٹو میں شامل تمام ممالک نے قابو پایا ہے, ان چیلنجز سے نمٹا ہے, اور اس بیلٹ اینڈ روڈ کو آج کامیابی کے ساتھ ایک دہائی مکمل ہو گئی ہے. اب انہوں نے اس کے علاوہ اس سپیچ اور محمد ضمیر اسدی اس بات کا ذکر جو ہے وہ کل ہمارے نگراں وزیر اعظم جو ہے وہ کر بھی چکے ہیں کہ جی ظاہر ہے پاکستان اور چائنا مضبوط جو ہے برادرانہ رشتے میں ہیں, دوستانہ رشتے میں, اور اس کو اگر کوئی بھی سبوتاج کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کوشش کو پہلے بھی ناکام بنایا گیا ہے اور آئندہ بھی ناکام بنایا جائے گا. بہت شکریہ محمد ضمیر اسدی. آئی وش ہم زیادہ بات کر پاتے, پروگرام میں ہمارے پاس ٹاپکس اور بھی ہیں, کچھ چیزیں ہمیں اور بھی شامل کرنی ہے. آپ سے اجازت چاہیے. بہت شکریہ ضمیر اپنے آپ کے تجزیے کے لیے, آپ کے وقت کے لیے. محمد ضمیر اسدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ماہر انٹرنیشنل افیئرس. بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد ملتے ہیں آپ سے. بدلتی دنیا میں باہمی اعتماد کے علم بردار پاکستان اور چین, عالمی و علاقائی مسائل اور دکھ سکھ کی گھڑی میں ساتھ ساتھ ثقافتی و سفارتی تعلقات سے معاشی و تصویراتی اتحاد تک پرعزم قیادت کے مشترکہ اہداف, دو طرفہ تعلقات کا نیا باب. ویلکم بیک جی. پروگرام میں اب ہمیں بڑھنا ہے آگے اور بات ہمیں کرنی ہے کچھ اسرائیل کی, جس کی جانب سے فلسطینیوں کی نسل کشی اور اسپتال پر وحشیانہ بمباری نے دنیا کو دہلا کر رکھ دیا ہے. اس واقعے میں 500 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے ہیں اور یہ افراد پہلے ہی اسرائیلی حملوں میں زخمی ہو کر علاج کے لیے اس ہسپتال میں موجود تھے. ناظرین, اسی ہسپتال میں ایک معصوم بچے کی جو ویڈیو ہے وہ بھی وائرل ہو رہی ہے, جس نے انسانیت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے. آپ کو یہ ویڈیو دکھاتے ہیں, میں پروڈیوسر سے ریکویسٹ کروں گی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکٹر ایک موجود ہے اس سہمے ہوئے بچے کے ساتھ, اور اس سے جو بمباری کا یہ جو واقعہ ہوا ہے یہاں پر اس سے متعلق سوال کر رہا ہے. یہ سوال جو ہے بچے سے بار بار کیا جاتا ہے. پہلے تو بچہ جو ہے وہ بس ہکا بکا کھڑا ہے, کچھ بتاتا نہیں ہے, بالکل اس کا چہرہ جو ہے بالکل سپاٹ دکھائی دیتا ہے. لیکن جب ڈاکٹر اس کو اچانک سے اپنی گود میں لیتا ہے
تو پھر یہ بچہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا ہے، اس سے اس کے کرب کا احساس ہوتا ہے کہ جب اس سے یہ سوال بار بار پوچھا جا رہا تھا تو جو مناظر اس نے دیکھے تھے اس بلاسٹ کے وقت اور اس بلاسٹ سے چند لمحے پہلے انہوں نے کتنی بری طرح سے اس بچے کو توڑ کر رکھ دیا ہے. بچے نے کس طرح سے ریاکٹ کیا ہے جب وہ ڈاکٹر کی گود میں تھا، آپ کو دکھاتا. ايش صار معك يا عمو؟ ايش صار؟ ها؟ كنت نايم؟ ايش صار؟ ايش؟ كنت نايم؟ وصار قصف؟ صار قصف عليكم وانتم نايمين؟ خايف الحين؟ خايف ليش خايف؟ خلص الفصل الحين خلص يا عمو خلص خلص أنا معك ماشي؟ خلص أنت بطل لا أنت مش خايف ليش خايف؟ بدك أبوك؟ الحين بجيب لك اس بچے کے اس ریاکشن پر یقیناً سوال بنتا ہے ان ممالک سے جنہوں نے کل روس کی جانب سے جو اس جنگ بندی کے لیے ایک قرارداد تھی اس کو ویٹو کیا ہے، کہ کیا سوچ کر کیا ایسے مفادات تھے جن کو مد نظر رکھتے ہوئے انسانیت کو بالائے طاق رکھ دیا گیا اور اس کو جنگ کو رکوانے کی جو قرارداد تھی اس کو ویٹو کر دیا گیا. جواب بھی اس کا کہیں نہ کہیں یہ جو بمباری ہوئی ہے اس میں ملتا دکھائی دیتا ہے. کل ہمارے ساتھ جو تجزیہ نگار موجود تھے ان کا بھی کہنا یہی تھا کہ زیادہ سے زیادہ نقصان کیا جانا چاہتے ہیں یہ ممالک جو ہیں فلسطین کا، تاکہ پوری دنیا میں یہ میسج جا سکے کہ اگر آپ اسرائیل کے خلاف یا امریکہ کے کسی حامی کے خلاف کوئی کارروائی کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کا بھاری جواب دینا پڑے گا. اور یہی وجہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جانی نقصان کرنے کے لیے یہ جو قرارداد تھی جنگ کو رکوانے کی اس کو ویٹو کر دیا گیا. اچھا ناظرین، بتانا مجھے آپ کو یہاں پر یہ بھی ہے کہ اسرائیل کا یہ جو سنگین جنگی جرم ہے اس کے بعد اقوام متحدہ سمیت بہت سے ممالک نے اس واقعے کی شدید مذمت کی ہے. اردن، مصر اور فلسطینی صدور نے خطے کے دورے پر آئے صدر جو بائیڈن سے ملاقات بھی منسوخ کر دی ہے. یہ ایک بڑی اہم خبر تھی، لیکن وہ اسرائیل ضرور پہنچے جہاں انہوں نے سفاکانہ حملے کا الزام فلسطینی گروپ ہی پر ڈال دیا. OIC کے اجلاس میں بھی اسرائیلی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری سے زور دیا گیا ہے ناظرین کہ وہ جنگ بندی کے لیے کردار ادا کریں. غزہ کی سنگین صورتحال پر ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہوں گے، ہم ان سے بات کریں گے، کچھ معلومات لینے کی کوشش کریں گے، لیکن پہلے رپورٹ دیکھتے ہیں. اسرائیل کی جانب سے غزہ میں وحشیانہ بمباری جاری ہے. صہیونی افواج کی جانب سے سنگین جنگی جرائم کرتے ہوئے ہسپتال پر بمباری کے نتیجے میں 500 سے زائد افراد شہید ہو گئے. غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فضائی حملے میں غزہ شہر کے الاہلی ہسپتال کو نشانہ بنایا گیا، جہاں 10 روز سے جاری اسرائیلی بمباری میں زخمی ہونے والے شہریوں کو مسلسل طبی امداد کے لیے لایا جا رہا تھا. فلسطینی وزارت صحت کے مطابق 600 سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. متعدد افراد کی حالت تشویشناک ہے اور اموات میں مزید اضافے کا خدشہ ہے. الشفا ہسپتال غزہ کے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ ہم اینستھیزیا کے بغیر سڑکوں پر آپریشن کرنے پر مجبور ہیں. ہسپتال پر حملے کے بعد ہر طرف لاشیں بکھری پڑی تھیں. تباہی کے لرزہ خیز مناظر نے انسانیت کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا. اسی ہسپتال میں ایک بچے کی ویڈیو بھی وائرل ہوئی جس نے دنیا کے دل دہلا دیے. جب ڈاکٹرز نے ایک سہمے ہوئے معصوم بچے سے بات کرنے کی کوشش کی تو بچہ جسم پر کپکپی اور لرزتی زبان سے کچھ نہ کہہ سکا. جب ڈاکٹر نے اسے گود میں اٹھایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. فلسطینی صدر محمود عباس نے ہسپتال پر حملے کے بعد 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا اور امریکی صدر جو بائیڈن سے آج اردن میں ہونے والی ملاقات منسوخ کر دی. اردن کے شاہ عبداللہ اور مصری صدر عبد الفتح السیسی بھی اس ملاقات میں شرکت کرنے والے تھے. امریکی صدر دورہ اردن منسوخ ہونے پر اسرائیل پہنچے جہاں انہوں نے اسرائیل کی حمایت میں اس حملے کی ذمہ داری فلسطینی گروپ پر ڈال دی. اسرائیل کی جانب سے فاسفورس بم اور خطرناک ہتھیاروں کے حملوں سے اب تک 3500 فلسطینی شہید، 13000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں. فلسطینی اتھارٹی کا کہنا ہے کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ نسل کشی ہے. عالمی برادری فلسطینیوں کا قتل عام رکوائے. اسرائیل کے اس مہلک حملے پر دنیا بھی بلبلا اٹھی. اقوام متحدہ نے بھی واقعے کو تشویشناک قرار دیا. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا تھا کہ اسرائیل کو ان جنگی جرائم کے ارتکاب پر جواب دہ کیا جانا چاہیے. اسکاٹ لینڈ کے فرسٹ منسٹر حمزہ یوسف نے جنگ زدہ علاقوں سے فلسطینیوں کو پناہ دینے کا اعلان کر دیا. اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب منیر اکرم نے چھٹے کمیٹی اجلاس میں کہا کہ عام شہریوں کو نشانہ بنانا واضح جنگی جرم ہے. کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ اسپتال پر اسرائیلی حملہ خوفناک اور قطعی طور پر ناقابل قبول اور ناقابل معافی ہے. روس، سعودی عرب، مصر، ترکیہ، ایران اور اردن سمیت کئی ممالک کے رہنماؤں نے بھی صورتحال کو سنگین اور اسرائیلی جنگی جرائم کو ناقابل معافی قرار دیا.
किया। उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान में इसराइली सफारत खाने के बाहर हजारों अफराद ने एहतजाज किया। ईरान, बेरूत, ट्यूनिस, मिस्र और फ्रांस में भी शहरियों ने मुजाहरे किए। दूसरी जानिब सऊदी अरब में मुनक्किदा इजलास में OIC ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि वो फौरी जंग बंदी और मसला फ़लस्तीन के हल के लिए अपना किरदार अदा करें। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी। ये जो अस्पताल के ऊपर वहशियाना बमबारी है, इसको ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया ही की जानिब से इसकी मजम्मत की जा रही है। जो बाइडन ने भी इसकी मजम्मत की, लेकिन इसका इल्ज़ाम अब धरने की कोशिश की जा रही है हमास के ऊपर। लेकिन ज़ाहिर है दुनिया सारी हकीकत जानती है। कुछ मज़ीद हकीकतें इस जंग से जुड़ी हम जान लेते हैं। मैम शाजिया अनवर चीमा साहिबा से, माहिर है इंटरनेशनल अफेयर्स की, वीडियो लिंक पर मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाजिया साहिबा। जी अस्सलाम वालेकुम। शाजिया साहिबा बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं, मेरे शो के लिए वक्त निकाल रही हैं। मैम, इंतहाई अलमनाक वाक़या, मेरे ख्याल में अलमनाक का लफ्ज़ जो है वो बहुत ही छोटा है, लेकिन एक चीज़ जो बार बार हमें दोहरानी पड़ रही है, जो एक लफ्ज़ बार बार हमें दोहराना पड़ रहा है और वो दोहराते हुए भी अब हमें अजीब सा महसूस होता है, वो है जी मज़म्मत कि बहुत सारे ममालिक की जानिब से इसकी मज़म्मत की गई है। आपको लगता है सिर्फ मज़म्मत कर देना काफ़ी है? और दूसरा ये कि ये जो वीटो किया गया था इस जंग को रुकवाने के लिए, जो करारदाद थी रशिया की जानिब से, उसके बाद और ये वाली सिचुएशन जो है ये पैदा हो जाना, क्या समझती हैं? सोचे समझे मंसूबे के तहत सारी चीज़ें जो है आगे बढ़ाई जा रही हैं? बिल्कुल सोचे समझे मंसूबे के तहत आगे बढ़ाई जा रही हैं, और ये मजम्मत भी इतनी हाफ हार्टेड है कि दिल दुखता है कि इस मजम्मत से मजम्मत ना करना ही बेहतर है। और मजम्मत करने वालों की लिस्ट जो है जिन कंट्रीज की, उनकी भी बहुत कम है। ज्यादातर ममालिक जो हैं वो तो बहुत खुल्लम खुल्ला जो हैं अपने डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म से ये कह रहे हैं कि हम इसराइल के साथ हैं। और इसराइल ने हमास के उस हमले के बाद उसी टाइम पे बता दिया था कि मैं अब फ़लस्तीन को इबरत का और फ़लस्तीनियों को इबरत का निशाना बना दूंगा। और वो इबरत का निशाना बनाने का जो लफ्ज़ था उसमें ज़ाती अनाद और दुश्मनी इतनी ज़्यादा थी कि इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ को इस पे सोचना चाहिए था कि ये जंग अगर शुरू होगी तो ये बहुत ना ख़त्म होने वाला एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। अब आप 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों को एक ओपन एयर जेल के अंदर पहले ही आपने बंद किया हुआ है, और आप उन पे मुसलसल बमबारी भी किए जा रहे हैं और उनके रास्ते भी रुके हुए हैं। उनके पास पीने का पानी नहीं है, और ये यूनाइटेड नेशन यूनिसेफ की रिपोर्ट है, उनके पास पीने का पानी भी नहीं है। अस्पताल जो है, दुनिया में कहीं नहीं होता कि जंग में अस्पताल जो हैं वो महफूज ना रहें। आपको पता होता है कौन इंफ्रास्ट्रक्चर का कि कौन सी बिल्डिंग कहाँ है। इसका मतलब है कि बहुत टारगेट से आपने उस अस्पताल को निशाना बनाया है। और टारगेट से निशाना बनाने के बाद अब ये कहा जा रहा है कि जी इसमें तो फ़लस्तीनी गिरोह जो है वो मुलव्वस है। ये तो फ़लस्तीनी गिरोह ने जानबूझकर किया है ताकि फ़लस्तीन जो है उसकी दुनिया जो है वो मजम्मत कर सके। तो इस इल्ज़ाम पर भी तो रिएक्शन कोई आना चाहिए ना। एक बहुत अहम नुक्ता ये है कि फ़लस्तीनी गिरोह जो है ये हमास की अगर बात कर रहे हैं तो ये बिल्कुल हकीकत है, और हम भी तस्लीम करते हैं कि हमास जो है वो 100% फ़लस्तीनियों को रिप्रेजेंट नहीं करता। लेकिन फ़लस्तीनियों की जो अपनी सियासी जो उनका अपना जो एक स्टेट का है सिस्टम है, उसको पता नहीं हम किस तरह से डिफाइन कर पाएंगे। वो इतना वीक हो चुका है कि उसके पास ये पावर ही नहीं है कि वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म पे आके आपका मुकाबला कर सके। तो आपका मुकाबला करने के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपोनेंट की ज़रूरत है, और वो स्ट्रॉन्ग अपोनेंट के तौर पे तो आया है। लेकिन उस दिन भी मैंने भी लिखा, बात भी की, बहुत से और इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स ने भी ये कहा कि हमास का ये हमला जो है ये मजलूम फ़लस्तीनियों को बहुत महंगा पड़ेगा। हमास को थोड़ा सा लेना चाहिए था सबके साथ जो है, जहाँ पे जो फ़लस्तीनी हुकूमत है उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए था। लेकिन हमास के क्या इसका कोई बैकअप प्लान है? क्योंकि एक तरफ वो सिर्फ इसराइल से नहीं लड़ रहा है, वो पूरी दुनिया से लड़ रहा है। इसराइल के पास जो असलहा है वो अमेरिका शेयर करता है, और अमेरिका का असलहा जो है वो आपस में इस तरह आप यूं समझें कि जैसे उनके इतने क्लोज निटेड अरेंजमेंट्स हैं कि उनके पास वेपन और वेपनरी की कोई कमी ही नहीं है। तो हमास ने जो किया, ये तो मैं उस दिन से ये कह रही हूँ कि ये मजबूरी जरूर थी, क्योंकि आपका हमास ने जो किया, अब उसके बाद जो सिचुएशन है उस पर जो बहुत सारे ममालिक कुछ कर सकते हैं वो हमें होता हुआ नज़र नहीं आता है। अलबत्ता ये ज़रूर हुआ है, उर्दन है, मिस्र है, उन्होंने इनकार कर दिया है कि जी हम बाइडन से नहीं मिलेंगे इस अटैक के बाद। और जिस तरह से फिर हमने देखा कि एक तरफ तो
करते हुए दिखाई दिए। दूसरी जानब उन्होंने सारा का सारा जो है वो फ़लस्तीनी ग्रुप के ऊपर डालने की कोशिश की, और फिर जब वो इजराइल में जाते हैं, वहाँ के वज़ीर-ए-आज़म को, वहाँ के सदर को गले लगाकर मिलते हैं और वहाँ खड़े होकर ऐलान कहते हैं कि जी हम आपके साथ हैं, हमारी पूरी की पूरी सपोर्ट जो है अमेरिका की वो आपके साथ है। यानी जिस तरह से भी आप चाहें फ़लस्तीन को तबाही का निशाना बना सकते हैं, और इस पर जो भी करारदाद कोई आ रही होगी उसको भी हम वीटो करते चले जाएंगे। तो मैम शाज़िया, ये कहीं पर रुकेगा ये सिलसिला? OIC क्या कर रही है, मुस्लिम ममालिक क्या कर रहे हैं? बहुत सारे ममालिक के पास बहुत सारे इख्तियारात हैं, बहुत सारी पावर है। जिस तरह से हम कहते हैं कि इस्लामी ममालिक उतने पावरफुल नहीं है जितने यूरोपीय ममालिक है, जितना अमेरिका है, तो मुझे मेरी एक नाक़िस राय के मुताबिक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो करने के बाद हम उनको मजबूर कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप फ़लस्तीन के मसले पर तो हमारी बात सुने। और हम उनको मजबूर करने के लिए इब्राहिम अकॉर्ड को रिवर्स कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि फ़लस्तीन को शामिल किए बगैर कोई नॉर्मलाइजेशन मिडल ईस्ट में नहीं होगी। आप किसी भी मुल्क के साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो आप किस नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं? अगर फ़लस्तीन के अंदर ये सूरत हाल है, इतना एक प्रॉपर जेनोसाइड हो रहा है, तो इब्राहिम अकॉर्ड जो हैं वो तो डायरेक्ट रिवर्स हो जाने चाहिए मुस्लिम उम्मा के होते हुए। एटलीस्ट हमें इतना तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्लस ओस्लो अकॉर्ड के ऊपर काम होना चाहिए कि ये जो आपकी एक्सट्रीम राइट विंग पार्टी जो है वो इसराइल के अंदर इस वक्त पावर में है, उसकी जगह उसकी अपोजिशन जो है उसको पावर में आना चाहिए, और ओस्लो अकॉर्ड को दोबारा से रिवैम्प करना चाहिए, और 2 नेशन रेजोल्यूशन जो कि उस वक्त हुआ था 1980s में, उस पे दोबारा से काम करना चाहिए कि ये 2 नेशन है और इनका रेजोल्यूशन 2 नेशन की बुनियाद पर ही है। और अगर इनके दरमियान में लड़ाई की वजह जो है वो एक मुकद्दस मुकाम है, तो उस मुकद्दस मुकाम के ऊपर आप एक न्यूट्रल फोर्स बिठा सकते हैं, आप यूनाइटेड नेशंस को बिठा दें, आप दोनों पार्टीज हैं जो किए जा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मनवाई जा सकती हैं, लेकिन अपनी पावर का अंदाज़ा होने के बावजूद ये सारी चीज़ें जो है ये मुस्लिम ममालिक नहीं करवा पा रहे हैं। लेकिन हमें इंतज़ार करना होगा, शायद ये इतना बड़ा हमला जो है, इतना बड़ा अटैक और इतना बड़ा जो जानी नुकसान है, उसके बाद शायद OIC और दीगर जो ममालिक हमारी मदद कर सकते हैं मुस्लिम ममालिक के अलावा, वो शायद आगे बढ़ें और कुछ ना कुछ करें इस मसले के तस्फिये के लिए। बहुत शुक्रिया मैम शाज़िया अनवर चीमा साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद थी, मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाल रही थी। प्रोग्राम में एक ब्रेक ले लेता। रोज एक नई सुबह, नए चेहरों, नए अंदाज के साथ। आपके मनपसंद सितारे होंगे हमारे साथ। ढेरों खुशियों के साथ करेंगे हल्ला गुल्ला, मस्ती और मजाक। मेरी होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात, आपके मेरे PTV होम पर। वेलकम बैक जी। बात करेंगे समाजी राबितों के बड़े प्लेटफॉर्म एक्स की, जिसने अपनी आमदन को बढ़ाने के लिए सारिफिन पर नई फीस लागू कर दी है। अब जो भी सारिफ एक्स पर अकाउंट बनाएगा उसे $1 सालाना फीस की मद में अदा करना होगा। ये फीस अभी तक पुराने सारिफिन पर लागू नहीं की गई। इब्तदाई तौर पर इसे न्यूजीलैंड और फिलिपाइन में मुतारिफ कराया गया है, जहां हर नए सारिफ को मोबाइल फ़ोन पर भेजे गए SMS के जरिए अकाउंट की तस्दीक करवाना होगी, और $1 की फ़ीस अदायगी के बाद ये सारिफ पोस्ट करने, जवाब देने और बुक मार्क समेत उसके तमाम फीचर्स को इस्तेमाल कर सकेगा। नाज़रीन, फ़ीस अदा करने वाले सारिफिन का अकाउंट स्पैम समेत दीगर खतरात से भी महफूज रहेगा, ये कहा जा रहा है। अच्छा, इश्तिहारात देने वालों के बॉयकॉट और मुतनाज़ मवाद की तशहीर में इजाफे के बायस कंपनी को मजमूई आमदन में 60% कमी का सामना करना पड़ा था। उसके बाद पहले ये फैसला किया गया था नाज़रीन कि जो फ़ीस है ये तमाम सारिफिन पर लागू कर दी जाए। ताहम इसकी मकबूलियत को बरकरार रखने के लिए और सारिफिन का एतमाद बहाल रखने के लिए ये फ़ीस अभी जो है सिर्फ नए सारिफिन पर लागू की गई है। आमदन में इजाफे के लिए उठाया गया ये इकदाम कंपनी को फ़ायदा देगा या फिर $1 फ़ीस
नए सारिफिन पर भारी पड़ेगी। इस हवाले से आज रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। सोशल मीडिया सार्फिन के लिए एक बड़ी खबर ये है कि समाजी राब्तों के बड़े प्लेटफॉर्म एक्स ने सार्फिन से रकम वसूली शुरू कर दी है और इब्तदाई तौर पर सालाना $1 फीस लागू कर दी गई है। एक आम सारिफ को भी बुनियादी अकाउंट के लिए ये फीस अदा करना होगी। समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स, जो पहले ट्विटर के नाम से जानी जाती थी, ने न्यूजीलैंड और फिलिपाइन में नए सार्फिन के लिए सालाना $1 चार्ज करना शुरू कर दिया है। एलॉन मस्क की मलकियत वाली इस सर्विस का मकसद बॉट्स का मुकाबला करना है। कंपनी ने एक पोस्ट में कहा, 17 अक्टूबर 2023 से हमने नोट ए बोट की आजमाइश शुरू कर दी है, जो 2 ममालिक में नए सार्फिन के लिए सब्सक्रिप्शन का एक नया तरीका है। ये नया टेस्ट स्पैम हमारे प्लेटफॉर्म की हेरा फेरी और बोट सरगर्मी को कम करने के लिए पहले से अहम कोशिशों को तक़वियत देने के लिए तैयार किया गया था। कंपनी के मुताबिक ये एक्स पर बोट और स्पैमर्स का मुकाबला करने में हमारी मदद करने के लिए मुमकिना तौर पर ताकतवर इकदाम होगा, जिसका जायजा लिया जा रहा है, जबकि प्लेटफॉर्म तक रसाई को छोटी फीस की रकम के साथ मतवाजन करेगा। इस टेस्ट से मौजूदा सार्फिन मुतासिर नहीं होंगे। न्यूजीलैंड और फिलिपाइन में बनाए गए नए अकाउंट्स को पहले अपने फोन नंबर की तस्दीक करने की जरूरत होगी और फिर पोस्ट करने, जवाब देने, रीपोस्ट करने, पोस्टों का हवाला देने और बुक मार्क करने के काबिल होने के लिए $1 सालाना फीस अदा करनी होगी। एक्स ने अपनी पोस्ट में कहा कि नए सार्फिन जो सब्सक्राइब करने से गुरेज करते हैं वो सिर्फ पढ़िए जैसे इकदाम तक महदूद रहेंगे। जैसे वो सारिफ सिर्फ पोस्ट पढ़ना, वीडियोस देखना और अकाउंट्स को फॉलो करना चाहेंगे तो उन्हें इसकी कीमत तकरीबन $1.43 न्यूजीलैंड डॉलर और 42.51 फिलिपाइन करेंसी अदा करनी होगी। इस नए प्रोग्राम का मकसद बॉट्स और स्पैमर्स के खिलाफ दिफा करना है, जो प्लेटफॉर्म को हेरा फेरी करने और दूसरे एक्स सार्फिन के तजर्बे में खलल डालने की कोशिशें करते हैं। शराइत ज़वाबत में कहा गया है कि यह नया चार्ज बीटा प्रोग्राम है और साइन अप करने वाले सार्फिन को रेकरिंग सब्सक्रिप्शन अदायगी से इत्तफाक करना होगा। एलॉन मस्क ने सबसे पहले गुज़िश्ता माह इसराइली वज़ीर आज़म के साथ बातचीत में तमाम सार्फिन से फीस वसूल करने का इजहार किया था, लेकिन मौजूदा मंसूबा नए सार्फिन तक महदूद है। इस डिमांड की मंतक ये थी कि बोट्स को कायम करने में एक पैसे का एक छोटा सा हिस्सा खर्च होता है और अकाउंट की लागत को चंद डॉलर या कुछ तक बढ़ाने से सॉफ्टवेयर के ऑपरेटर्स को रोका जा सकता है। इसके अलावा जब भी कोई बोट तख्लीककार दूसरा बोट बनाना चाहता है तो उन्हें अदायगी के एक और नए तरीकाकार की जरूरत होगी। नए सार्फिन के लिए ये इकदाम ऐसे वक्त में सामने आया है जब मस्क इश्तहारात के लिए आमदनी के मुतबादल रास्ते देख रहे हैं, क्योंकि इश्तहार देने वालों के बाइकाट और नामुनासिब या नफरत अंगेज मवाद के बायस इश्तहारात की आमदनी में 60% कमी वाक़या हुई है। रुक करेंगे जी अफ्रीका के खत्ते का, जहां जनूबी अफ्रीका ने अपनी इक्तसादी और माशी तरक्की के लिए घाना से एक अहम मुआहदा कर लिया है। नाज़रीन, ये जो मुआहदा है इसके तहत दोनों ममालिक के अवाम बग़ैर वीज़े के एक दूसरे के मुल्क का सफ़र कर सकेंगे। इस मुआहदे का इतलाक़ कहा जा रहा है कि अगले माह 1 नवंबर से होगा और दोनों मुल्कों के अवाम बग़ैर वीज़े के 90 दिन तक वहाँ पर क़याम कर सकेंगे। इन दोनों ममालिक की सरहदें आपस में नहीं मिलती हैं, ताहम जनूबी अफ्रीका की 200 से ज़ायद जो कंपनीज़ हैं वो घाना में ज़रूर काम कर रही हैं और अब तक दोनों मुल्कों में $1 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी हो चुकी है। तवक्को ये जाहिर की जा रही है कि मखसूस मुद्दत के लिए वीज़ा फ्री करने का ये जो मुआहदा है इससे दोनों मुल्कों में न सिर्फ सयाहती शोबे को फ़रोग मिलेगा बल्कि तिजारती और सरमायाकारी के जो मौक़े हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अच्छा नाज़रीन, जनूबी अफ्रीका जाने वाले गैर मुल्कियों को सफ़री सहूलियात और वीज़ा फ़ीस के हवाले से मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब जनूबी अफ्रीका खित्ते के ममालिक के साथ वीज़ा पाबंदियों में नरमी करता दिखाई दे रहा है और घाना से जो मुआहदा सामने आया है वो ही एक ऐसा मुआहदा जनूबी अफ्रीका ने रवां साल कीनिया के साथ भी किया था। जनूबी अफ्रीका नई वीज़ा पॉलिसी के जरिए किस हद तक माशी तरक्की के फ़ायदे हासिल कर पाएगा, इसी हवाले से आपको एक पैकेज, एक रिपोर्ट दिखाता है। घाना और जनूबी अफ्रीका की हुकूमतों के दरमियान शहरियों को बगैर वीज़ा दाखिले की इजाज़त देने का मुआहदा तय पा गया है। ये बात घाना की वजारत खारजा की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में बताई गई। घाना की न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों मुल्कों के शहरी वीज़ा के बगैर 90 दिन तक रह सकेंगे। इस मुआहदे का इतलाक अगले माह 1 नवंबर से होगा। रिपोर्ट में बताया गया कि जनूबी अफ्रीका खित्ते के ममालिक के साथ वीज़ा पाबंदियों में नरमी ला रहा है। मुसाफिरों को काफ़ी महंगी सफरी सहूलियात और वीज़ा फीस की अदायगी के बायस मुश्किलात का
सामना करना पड़ता था। खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों मुल्कों ने एक दूसरे के साथ अपने सफारती ताल्लुकात को मजबूत करने और अवामी सतह पर बरादराना ताल्लुकात को मुस्तहकम करने के लिए ये इकदाम उठाया है, जिसे न सिर्फ दोनों ममालिक बल्कि अफ्रीकी खित्ते के लिए भी अहम इकदाम करार दिया जा रहा है। इस फैसले के मुताबिक दोनों मुल्कों के अवाम आजादाना तौर पर एक दूसरे के ममालिक में आ जा सकेंगे, जिससे न सिर्फ सियाहती शोबे को फरोग मिलेगा बल्कि एक दूसरे के ममालिक में तजारत और सरमायाकारी के मौके भी पहले से कई गुना बढ़ने की तवक्को की जा रही है। जनूबी अफ्रीका की जानिब से इस मुआहदे का खैर मकदम किया गया है और कहा जा रहा है कि दोनों मुल्क इस मुआहदे के जरिए एक दूसरे से दोस्ताना ताल्लुकात को मजबूत बनाएंगे और अवामी सतह पर एक दूसरे के तजुर्बात से भी फायदा उठाया जाएगा। घाना रिपब्लिक में सदारती निज़ाम नाफिज है, सियासी तौर पर एक मुस्तहकम मुल्क की हैसियत रखता है। सेहत, इक्तसादी और इंसानी तरकीबें मगरबी अफ्रीकी ममालिक की 24G रियासती इक्तसादी ग्रुप का अहम रुकन है। घाना मौसीकी, रेस्तोरान और सियाहती मकामात, गैर मुल्की और मकामियों के लिए पुरकशिश मकामात रखने वाला, रंगारंग माकूला मार्केट और नेशनल म्यूजियम वाला मुल्क है। ये मुल्क खित्ते में एक बड़ी तजारत गाह के तौर पर भी खास शनाख्त रखता है। इस मुल्क के अवाम को मुआहदे से कबल अफ्रीकी ममालिक और मुख्तलिफ जजीरों समेत 23 ममालिक के लिए एंट्री फ्री थी। इससे कबल जनूबी अफ्रीका ने कीनिया के बाशिंदों के लिए एक साल में 90 दिन तक बगैर वीज़ा के मुल्क का दौरा करने के लिए एक मुआहदे पर दस्तखत किए थे। ये मुआहदा भी जनवरी 2023 से नाफिजुल अमल हो चुका है। दोनों ममालिक तजारत को महदूद करने वाली रुकावटों को भी हटाना चाहते हैं। जनूबी अफ्रीका नाइजीरिया के बाद अफ्रीकी बर्रे आज़म की दूसरी सबसे बड़ी मईशत है, ताहम इन दोनों मुल्कों के पास वीज़ा छूट का ऐसा कोई मुआहदा नहीं है। इस बात का भी कोई इशारा नहीं कि मुस्तकबिल में इन दोनों ममालिक के दरमियान इस तरह का कोई मुआहदा होने का इम्कान है। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम में इतना ही। मंडे को दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जाते जाते हमारा स्पेशल सेगमेंट चलते चलते ज़रूर देखिएगा। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान ने अबाबिल मिसाइल वेपन सिस्टम का कामयाब तजर्बा किया है। ISPR के मुताबिक तजर्बे का मकसद सिस्टम के मुख्तलिफ ज़ेली निज़ामों की कारकर्दगी का जायजा लेना था। तजर्बे में अबाबिल वेपन सिस्टम के मुख्तलिफ डिज़ाइन, तकनीकी पैरामीटर्स और कारकर्दगी का जायजा लिया गया। अबाबिल मिसाइल वेपन सिस्टम से खित्ते में स्ट्रैटेजी की इस्तेकाम आएगा और काबिल एतमाद दिफाई निज़ाम को मजबूत बनाएगा। कामयाब तजर्बे का मुशाहिदा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, आला फौजी हुकाम, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने अबाबिल मिसाइल वेपन सिस्टम के कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद दी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और तीनों मुसल्लफ फौज के सरबराहों ने इस अहम दिफाई कामयाबी पर पूरी कौम को मुबारकबाद दी है। रूस ने अमेरिका को खबरदार किया है कि अगर मगरबी खलाई सेटेलाइट्स को यूक्रेनी अफवाज की इमदाद के लिए इस्तेमाल किया गया तो खला में उनको भी तबाह किया जा सकता है। रूसी वजारत खारजा के डायरेक्टर बराए अदम फैलाव और हथियारों के कंट्रोल व्लादिमीर एरमाकोफ ने दावा किया कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी यूक्रेन के इन तरीकों से मदद कर रहे हैं जो कि खलाई टेक्नोलॉजी के लिए बेज़रर इस्तेमाल से यूक्रेनी अफवाज को रूस के शहरी आबादी पर हमलों में मदद दे रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी तिजारती सेटेलाइट इमेजरी सर्विसेज के लिए फंडिंग मई में मंजूर शुदा यूक्रेन के लिए 1.2 बिलियन अमरीकी फौजी इमदादी पैकेज में शामिल थी। तिजारती सेटेलाइट से हासिल करदा तस्वीर के बारे में ख्याल किया जाता है कि उसे यूक्रेन ने गुज़िश्ता माह क्रीमिया के रूसी शहर पर मिसाइल हमलों के लिए इस्तेमाल किया था। हार्ट अटैक का ड्रामा रचाकर दर्जनों रेस्टोरेंट्स का बिल अदा न करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुमाल मगरबी यूरोपीय मुल्क लिथुआनिया से ताल्लुक रखने वाले शख्स ने 20 रेस्टोरेंट्स में खाना खाने के बाद बिल अदा न करने के लिए दिल के दौरे का ढोंग रचाया। उसका तरीका वारदात ये था कि खाना और ड्रिंक्स ऑर्डर करके उसे खा पी कर या अपने सीने पर हाथ रखकर जमीन पर गिर जाता और बेहोशी की अदाकारी करता ताकि लोग ये समझें कि उसे हार्ट अटैक हुआ है। ये सब कुछ इस वक्त चलता रहा जब एक होटल के मालिक ने उसकी ये सारी अदाकारी बहुत देखी और दीगर रेस्टोरेंट्स को इसकी तस्वीर भेजी। धोखेबाज शख्स जब हस्पानवी साहिल पर रेस्टोरेंट गया और उसने वहां शानदार मछली के साथ महंगी मशरूबात लिए और $37 के बिल से बचने के लिए वही ड्रामा किया तो वेटर्स ने उसकी फरार की कोशिश को नाकाम बनाया और पुलिस के हवाले कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात में बोतलों में 1100 पैगामात की नुमाइश करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया गया। गैर मुल्की ज़राए ब्लॉग के मुताबिक अबू ज़हबी की सादियात जजीरे के हुकाम का इस हवाले से कहना है कि मुतादिद होटलों में ठहरने वाले मेहमानों को बुलवाया गया और जजीरे से मुंसलिक होने के पैगामात लिखने को कहा गया जिन्हें बाद में साहिल समुंदर पर नुमाइश के लिए रख दिया गया। इन बोतलों ने बाद में पैगामात की नुमाइश की दुनिया की सबसे बड़ी बोतल का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया।
मुंतजमीन का कहना था कि ये कोशिश पेरिस के पूर्ण डे आर्ट ब्रिज से मुतासर होकर की गई। दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद 200 साल पुराने शारजा किले में शहरियों को मुफ्त दाखिले की सहूलत दे दी गई है। स्कॉटलैंड के सबसे बड़े ऑफशोर विंड फार्म ने बिजली की फराहमी शुरू करते हुए पूरी सलाहियत के साथ काम करना शुरू कर दिया है। सी ग्रीन इंगस के साहिल से दूर इस विंड फार्म की मदद से स्कॉटलैंड के 2/3 घरानों को बिजली की जरूरियात को पूरा किया जा सकता है। इस मंसूबे पर 3 बिलियन पाउंड खर्च आया, जिसमें 114 देवहैकल टरबाइनें नस्ब हैं। इस विंड फार्म की तैयारी 1 दहाई से ज्यादा अरसे में मुकम्मल हुई है। ऑपरेटर SSE का कहना है कि अगर हुकूमत के मौसमियाती तब्दीली के अहदाफ को पूरा करने के लिए काफ़ी टरबाइन्स मौजूद हैं तो रजामंदी का वक्त अदा करने की ज़रूरत है। कंपनी का कहना है कि सी ग्रीन हर साल 20 लाख टन से ज़्यादा CO2 का अखराज करेगा, जिससे बरतानिया के फॉसिल ईंधन पर इन्हिसार को कम करने में मदद मिलेगी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साइंसदान एक ऐसे माइक्रोचिप पर काम कर रहे हैं जो डिवाइसेस में इतने मौसर अंदाज में चल सकेगी कि फ़ोन को महीने में सिर्फ एक बार ही चार्ज करने की ज़रूरत होगी। माइक्रोचिप पर काम करने वाला स्टार्टअप वायरे इन दर्जनों स्टार्टअप्स में से एक है जिनको बरतानवी हुकूमत की जानब से पुश्तपनाही हासिल है। बरतानिया के मिनिस्टर का कहना था कि सेमीकंडक्टर्स जदीद दुनिया की बुनियाद हैं और बरकी गाड़ियों से लेकर अमराज से लड़ने तक में हर चीज़ के लिए ज़रूरी होती हैं। वायरे की माइक्रोचिप जो स्मार्टफोन्स की बैटरी के दौरानियों को बेहतर कर सकती हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के रियाजी के मुहक्किकीन का ख्याल है यह ख्याल सिलिकॉन चिप प्रोसेसर के ऐसे डिज़ाइन पर मबनी है जिसको चलने के लिए तकरीबन 0 तवानाई की ज़रूरत होगी, जिसका मतलब है कि बेहतर बैटरी की कम ज़रूरत होगी।